अभी बचे हुए जो हमारे आगे के पोर्शन है उसके ऊपर हम लोग बात को स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला पॉइंट हमारे पास में आता है सेक्शन नंबर 58 का, इंस्ट्रूमेंट ऑब्टेन बाय अनलॉफुल मीन्स। व्हेन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज बीन लॉस्ट or has been obtained by means of an offense or fraud or for an unlawful consideration, so no possessor or endorsee is entitled to receive the amount due thereon except HDC। ये अपन पहले भी पढ़ चुके थे, जहां हम लोगों ने HDC के प्रिविलेजेस पढ़े, वहां ये पॉइंट आ चुका था कि जनरली अगर कोई होल्डर ने फ्रॉड करके अनलॉफुल कंसिडरेशन करके किसी भी बिल को लिया है तो वो उस पर पेमेंट नहीं ले सकता है, लेकिन वही बिल अगर किसी एचडीसी के पास चला गया तो बट ऑब्वियस है कि उसको वहां पर उसका पैसा लेने के लिए वो एलिजिबल होगा। ये पॉइंट अपने को पता था, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट एक्वायर आफ्टर डिसऑनर और ओवरड्यू, समझिएगा, द होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हु हैज एक्वायर्ड इट आफ्टर डिसऑनर और मैच्योरिटी हैज ओनली द राइट्स देयर ऑन ऑफिस ट्रांसफरर। और सबसे बढ़िया बात, यहां पे हमारा होल्डर एचडीसी भी नहीं बनेगा, बिकॉज एचडीसी बनने की हमारी रिक्वायरमेंट ही यही थी कि आपको बिल को मैच्योरिटी से पहले पहले लेना है, डिसऑनर के बाद में नहीं। मतलब डिसऑनर वगैरह हो गया तो फिर तो कहीं पर भी उसमें एचडीसी वाला पॉइंट लगेगा ही नहीं। तो सोचो, एक बिल ए से बी के पास था, बी से सी के पास था, अभी सी ने मान लेते हैं कि बिल यहाँ पे मैच्योर हो गया और मैच्योर होने के बाद भी डी को ये बिल ट्रांसफर कर दिया, जबकि यहाँ पे बिल मैच्योर हो चुका था। तो अभी इस बिल पर डी जो है वो सिर्फ ये पैसा अपने ट्रांसफरर यानी सी से ले पाएगा। वो जो एचडीसी वाला पॉइंट था कि आप हर प्रायर पार्टी से ले सकते हो, वो पॉइंट फिर यहां नहीं लगेगा अगर आप डिसऑनर या मैच्योरिटी के बाद में किसी भी बिल को एक्वायर करते हो। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर। नेक्स्ट पॉइंट कहता है बच्चे लोगों, सेक्शन नंबर 60 क्या कहता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मे बी नेगोशिएटेड, जब तक पेमेंट नहीं हो जाता तब तक वो जा सकता है आगे, बराबर। भाई मैच्योरिटी आ भी गई लेकिन पेमेंट नहीं हुआ तो आगे एंडोर्स तो हो रहा है, बस एचडीसी बंदा नहीं बनेगा लेकिन एंडोर्स हो सकता है। लेकिन एक बार अगर पेमेंट हो गया, इवन और आफ्टर द मैच्योरिटी भी एंडोर्स तो हो रहा है। याद रखिएगा, मैच्योरिटी के बाद भी अगर एंडोर्स हो रहा है तो एचडीसी के पावर नहीं मिल रहे, लेकिन आप अपनी प्रायर पार्टी जस्ट प्रायर वाली से तो ले ही पा रहे हो। लेकिन एक बार पेमेंट अगर हो गया उसके बाद नेगोशिएट अगर करते हो तो उस बिल का कोई वैल्यू नहीं बचेगा। जब पेमेंट ही हो चुका है फिर आपने उस बिल को नॉर्मली पेमेंट करने के बाद बिल को फाड़ के फेंकना था, किसी ने नहीं किया और आगे से आगे एंडोर्स कर दिया तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वहां उस बिल का वैल्यू जीरो ही अपने को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बचे लोगों, सेक्शन नंबर 40। पिछली बार हालांकि एग्जाम के अंदर आ चुका है तो आने के चांसेस बहुत कम है। अपनी बुक के अंदर पहला क्वेश्चन यही था, वेयर द होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विदाउट द कंसेंट ऑफ द एंडोजर डिस्ट्रॉय और एम्पेयर द एंडोजर्स रेमेडी अगेंस्ट अ प्रायर पार्टी, ठीक है। तो एंडोजर भी होल्डर के लिए अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो जाएगा, बराबर। आप लोगों को ये एग्जाम्पल भी अच्छी तरह से याद है। सपोज करो कि एक बिल यहां से घूमते हुए यहां तक पहुंचा है ना, और ई ने क्या किया, विदाउट डीज कंसेंट, अपने एंडोजर की कंसेंट के बगैर सी का नाम काट दिया, बराबर से। मींस कल को अगर बिल डिसऑनर होता है तो ई ये पैसा डी से रिकवर करता और डी ये पैसा सी से रिकवर करता, और आपने क्या कर दिया, बगैर उसकी कंसेंट लिए उसकी रेमेडी को कट कर दिया, है ना। भाई सी से रिकवर करना डी की भी रेमेडी थी तो आपने उसको कट कर दिया, तो लॉ कहता है कि सी तो फ्री हुआ ही हुआ, लेकिन डी यानी एंडोजर बी होल्डर के लिए यानी ई के लिए अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी से क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली फ्री हो जाएगा। ये सेक्शन नंबर 40 में अपने को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, बराबर। याद आता जा रहा है आप लोगों को। फिर से आपको कह दूं भाई, रिवीजन है ये सारा का सारा, मेन टॉपिक अगर जिसने पढ़ा हुआ है तो उसको ये रिवीजन के अंदर मजा आने वाला है, वो बहुत आराम से चीजों को फटाफट से रिकॉल करता जाएगा। चलो नेगोशिएशन बैक बच्चों, पुराना पॉइंट है। इफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज नेगोशिएटेड बाय द होल्डर बट द एंडोजर अगेन बिकम्स द होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो उसको हम लोग नेगोशिएशन बैक बोलते हैं। और इंटरमीडिएट पार्टीज, यहां पे नन ऑफ द इंटरमीडिएट पार्टी लायबिलिटी टू होल्डर। सेम एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे लोगों, चलो वापस लिख देता हूं मैं। एक बिल यहां पे हमारा ए से बी के पास जाता है भाई, बी से सी के पास, सी से डी के पास, और डी से आ गया है वापस ई के पास में। अब सोचो अगर ये ई से वापस बी के पास आ जाए तो यहां से यहां तक सेम पर्सन के पास बिल आ गया, तो आप लोग सब जानते हो इंटरमीडिएट पार्टी सी डी और ये अपनी लाइब्रेरी से फ्री हो जाएंगे एंड बी हैव राइट टू रिकवर ओनली फ्रॉम ए। अच्छा, यही बिल अगर ए के पास वापस आ जाता तो पूरा का पूरा बिल हमारा डिस्चार्ज हो जाता। ये आपको ध्यान में रखना है, बराबर, सिंपल। लेकिन आप ये भी जानते हो अगर होल्डर के पास जो बिल आया उसने ओरिजिनली जब बिल को एंडोर्स किया था तब सेंस रिकॉर्ड्स लिख दिया था, तो प्रायर पार्टीज फ्री नहीं होंगी। याद आ गया आपको,
जहां बी ने ट्रांसफर करते वक्त सेंस रिकॉर्ड्स या विदाउट माई लाइबिलिटी लिख दिया है ना, तो इट मींस ये बंदा यहां क्रेडिटर तो बना लेकिन डेटर तो बना ही नहीं। मैंने आपको पढ़ाते वक्त भी कहा था कि ये पर्सन एक तरह से यहां पे रेस्पॉन्सिबल है ही नहीं। तो इस केस में अगर ये बिल घूम के इसके पास वापस भी आ गया तब भी इंटरमीडिएट पार्टीज फ्री होने वाली नहीं है। बी हैव राइट टू रिकवर फ्रॉम ई हैव राइट टू रिकवर फ्रॉम डी हैव राइट टू सी एंड सी हैव राइट टू रिकवर फ्रॉम ए। तो कॉमन पार्टीज वाला पॉइंट लगेगा ही नहीं और इंटरमीडिएट पार्टीज फ्री नहीं होंगी। ये अपने को इस पॉइंट में ध्यान में रखना चाहिए। दिस इज कॉल्ड नेगोशिएशन बैड। एक बढ़िया पॉइंट और आता है बच्चों को, मटेरियल ऑल्टरेशन का पॉइंट है, इसको भी चेक करिए। एन ऑल्टरेशन इज कॉल्ड एज मटेरियल ऑल्टरेशन इफ इट ऑल्टर द लीगल इफेक्ट ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बराबर, अगर कोई भी ऑल्टरेशन लीगल इफेक्ट को चेंज कर दे, राइट्स एंड लायबिलिटीज को चेंज कर दे, तो उसको अपन मटेरियल ऑल्टरेशन बोलते हैं। और कोई भी ऐसा मटेरियल ऑल्टरेशन वॉइड होगा अगर किसी पार्टी ने उस पर कंसेंट नहीं दिया। एनी मटेरियल ऑल्टरेशन ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रेंडर इट वॉइड एंड ऑल द पार्टीज टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिन्होंने उस पर कंसेंट नहीं दिया था वो हो जाएंगे डिस्चार्ज। जैसे एक बिल आगे से आगे ट्रांसफर होता है, अब जिधर बिल गया आगे किसी ने रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज कर दिया, किसी ने टाइमिंग के अंदर चेंज कर दिया, किसी ने और कुछ चेंज कर दिया, तो लॉ कहता है अगर आपको कुछ चेंज करना भी है तो प्रायर पार्टीज का कंसेंट लो। जिसने कंसेंट नहीं दिया या आपने किसी से कंसेंट नहीं लिया तो वो पार्टीज इस बिल के अंदर रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगी। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन लॉ कहता है कि कुछ ऐसे ऑल्टरेशन हैं जो लॉ ने अपनी तरफ से वैलिड करके दिए कि ये अगर हो रहे तो चलेगा, इससे कोई पार्टी फ्री होने वाली नहीं है। जैसे अपन ने पढ़ा था बच्चे लोगों को इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 20 के अंदर, जहां मैंने आपको बिल साइन करके ऑथोराइज किया था कि आप ही इसको फिल कर देना, तो वहां आपने अपने हिसाब से अमाउंट भरे तो बिल वैलिड रहेगा। सेकंड नंबर, लास्ट क्लास में लास्ट सेशन में पढ़ा था ब्लैंक एंडोर्समेंट को अगर फुल में आपने चेंज कर दिया, मैंने आपको साइन करके ब्लैंक दिया और यहां किसी ने फुल में चेंज कर दिया, तो इससे ये मटेरियल ऑल्टरेशन की कैटेगरी में नहीं आता, इससे पार्टीज फ्री नहीं होंगी। अच्छा, क्रॉस करना चेक को हम लोग सब जानते हैं, चेक अभी हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन कोई भी चेक को अगर मैं क्रॉस कर दूं, मतलब मैंने आपको चेक दिया था विदाउट क्रॉसिंग दिया, लेकिन आपने अपने अकाउंट में डालने से पहले उसको क्रॉस कर दिया तो एब्सोल्युटली वैलिड है। या सिंपल 2 लाइन जनरल क्रॉसिंग वाली थी, उसकी जगह बैंक का नाम लिख दिया, बीच में अकाउंट पे लिख दिया, नॉट नेगोशिएबल लिख दिया, तो भी चलेगा, वैलिड है। ठीक है, तो द एक्सेप्टर और एंड्रोजर। अच्छा, अब एक बढ़िया चीज समझना बच्चों, तो ये सारे वैलिड रहेंगे, अपने को ध्यान रखना है। एक बढ़िया चीज और समझो, द एक्सेप्टर और एंड्रोजर इज बाउंड बाय हिज एक्सेप्टेंस और एंडोर्समेंट नॉटविथस्टैंडिंग एनी प्रीवियस ऑल्टरेशन इन द इंस्ट्रूमेंट। सुनो, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। ए ने एक बिल को एक्सेप्ट करके बी को दिया और बी ने ए की कंसेंट ले ली थी और उस बिल के अंदर मान लो कुछ चेंज कर दिया। जैसे 3 मंथ्स का बिल था, इसने कंसेंट लेकर के इस 3 महीने को 6 महीने में चेंज कर दिया। बराबर, अब ये बिल बी से सी के पास जाता है, सी से डी के पास जाता है बच्चों को। अब चूंकि ऑल्टर होने के बाद ही इनके पास गया है तो इनको तो पता है कि इसमें ऑल्टरेशन है, फिर भी इन्होंने बिल्कुल लिया आगे एंडोर्समेंट में, तो ये लोग अपनी लाइबिलिटी से मना नहीं कर सकते। कल को ये नहीं कह सकते कि नहीं ये बिल तो इनवैलिड हो गया क्योंकि इसके अंदर ऑल्टरेशन हो गया था। आपके पास बिल आने से पहले अगर ऑल्टर होके आया है तो आप अपनी लाइबिलिटी से फ्री नहीं होगे, ये माना जाएगा कि आपने कंसेंट दिया ही है। हाँ, एक चीज जरूर यहां पे है, पहले से अगर अब यहां पे अगर ए का कंसेंट बगैर लिए बी ने चेंज कर दिया तो फिर ये अपना लाइबिलिटी से फ्री हो जाएगा, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। प्रायर पार्टीज की कंसेंट लेनी पड़ती है, आगे वाली पार्टीज के पास तो ऑल्टर होकर ही पहुंच रहा है भाई, उनको देख करके बिल्कुल लेना चाहिए था, नहीं तो एक्सेप्टेंस ही माना जाएगा उनका, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। बराबर, चलो पेमेंट किसको बोलते हैं भाई? बहुत सिंपल है, जितने टाइम का बिल है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, उसके बाद आपने पेमेंट कर दिया, गुड फेथ में पेमेंट कर दिया, बिना नेग्लिजेंसी के पेमेंट कर दिया, होल्डर को पेमेंट कर दिया और ओनली मनी में पेमेंट किया, तो हम बोलते हैं पेमेंट हो गया भाई ड्यू कोर्स में। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, कहानी खत्म। बराबर, बच्चे लोगों, डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? जब भी पेमेंट नहीं हो रहा है तो उसको हम डिसऑनर बोलते हैं। अ बिल इज डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस। अब ये पहला आया आपका नॉन एक्सेप्टेंस वाला, जहां बिल को एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट तो किया था लेकिन ड्रॉई ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, है ना। तो डिसऑनर 2 तरह से होता है, एक डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट और एक डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस। ये एक्सेप्टेंस वाला है, जहां एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट किया और ड्रॉई ने पेमेंट को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, तो उसी वक्त आप बिल को डिसऑनर मान सकते हो। ये लाइक एंटीसिपेटरी ब्रीच हो गया, है ना। अब इसमें रीजंस क्या, अच्छा और क्या क्या तरीके, रीजंस का मतलब ये हो गया बच्चों, कब हम ये मानते हैं कि हाँ भाई सामने वाले ने एक्सेप्ट, एक तो होता है सामने वाला मुंह से मना ही कर दे, मैं तो नहीं देता एक्सेप्टेंस, तब तो डिसऑनर है ही है। लेकिन उसके अलावा और क्या रीजंस हो सकते हैं? व्हेन 2 or more ड्रॉई हु आर नॉट पार्टनर, 2 या 2 से ज्यादा ड्रॉई है जो पार्टनर नहीं है, एंड द बिल इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉई। आप ध्यान से सुन लो,
अगर वो लोग पार्टनर होते तो उनके बीच म्यूचुअल एजेंसी होती, किसी एक ने भी एक्सेप्ट किया मतलब सबने एक्सेप्ट किया, लेकिन वो लोग पार्टनर नहीं है और दोनों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। किसी एक ने किया, एक ने मना कर दिया, तो हम मानेंगे डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस। सेकंड नंबर, वेयर प्रेजेंटमेंट इज एक्सक्यूज्ड एंड बिल इज नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, जहां ये कहा गया था कि भाई प्रेजेंटमेंट करना बिल्कुल जरूरी नहीं है, ठीक है, उसके बाद भी सामने वाले ने पेमेंट करने से मना किया, बराबर, तो यहां पे हम मान लेते हैं कि बिल हमारा डिसऑनर हो गया है बाय नॉन एक्सेप्टेंस। तीसरा, जहां ड्रॉई इनकम्पिटेंट पर्सन है, माइनर वगैरह है, तो व्हाट ऑब्वियसली डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस। उसके अलावा जहां पे ड्रॉई ने कंडीशनल, आप बच्चे लोगों को खतरनाक बात ये कि कंडीशनल या क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस एट प्रेजेंट अपने कोर्स में है नहीं, लेकिन यह पॉइंट जरूर आया, ड्रॉई ने एक्सेप्ट करते वक्त कोई कंडीशन लगा दिया। ड्रॉई को कंडीशन लगाने का राइट है ही नहीं, तो दिए ही नहीं। अगर उसने कंडीशन लगा दिया तो होल्डर उसको डिसऑनर मान सकता है, मना कर सकता है, और उसी वक्त उसको डिसऑनर मान करके सूट फाइल करने का काम कर सकता है। तो अगर ड्रॉई ने एक्सेप्ट करते वक्त बोल दिया नहीं, अमाउंट चेंज कर दो, रेट चेंज कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो होल्डर की मर्जी के ऊपर है, बाकियों से कंसेंट लेकर के हाँ भी करे, नहीं तो उसको डिसऑनर मान सकता है। ये डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस के हमारे पॉइंट है। सर डिसऑनर बाय पेमेंट क्या होता है? सिंपल, जब ड्यू डेट पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेमेंट के लिए प्रेजेंट किया होगा और उसका पेमेंट नहीं किया, उस पर डिफॉल्ट कर दिया, या ड्रॉई बैंक ने पेमेंट करने से मना कर दिया, या प्रमोजरी नोट का पेमेंट मेकर ने नहीं किया, बिल के एक्सेप्टर ने पेमेंट नहीं किया, तो बट ऑब्वियसली हम मानते हैं डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट। जो अकाउंट्स के अंदर आप लोग खूब बढ़िया तरीके से पढ़ते भी हो, ठीक है। अब अगर बिल डिसऑनर होता है तो उसका नोटिस देना जरूरी है। नोटिस में भी गिवन, अब बिल जिस आखिरी पर्सन के पास में, होल्डर के पास में है, वो बाय द होल्डर या एनी पार्टी जो भी लायबल है, वो इसके अंदर नोटिस देगी। किसको देगी? अपनी हर प्रायर पार्टी को दे दो, जिसको आप रेस्पॉन्सिबल करना चाहते हो उसको आपको नोटिस देना चाहिए, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी टू गिव नोटिस टू द, अब जो प्राइमरी लायबल पर्सन होता है, जैसे प्रमोजरी नोट का मेकर या बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक्सेप्टर या बैंक के अंदर ड्रॉई, उसको इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है भैया, उसने खुद ने ही बिल को डिसऑनर किया है। बाकी जिस पार्टी को लायबल करना चाहते हो उसको नोटिस दो। ऐसा कब होता है? अच्छा, ये भी एक बढ़िया चीज है कि अगर आपने किसी पार्टी को नोटिस नहीं दिया बच्चे लोगों, तो वो पार्टी या उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो वो अपनी लायबिलिटी से फ्री हो जाती है, ये भी अपने को पता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे अगर नोटिस नहीं भी आपने दिया तो भी वो पर्सन अपना लायबिलिटी से फ्री होने वाला नहीं है। ये कौन है भाई? ये क्या सिचुएशन हो सकती है? नंबर 1, व्हेन नोटिस ऑफ डिसऑनर इज डिस्पेंस्ड विद बाय पार्टी, पार्टी ने खुद ने बोल दिया बॉस मुझे नोटिस देने का जरूरत नहीं है, अगर मुझे नोटिस नहीं भी मिला तो भी आप बोलोगे तो मैं पेमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल रहूंगा, तो बढ़िया चीज है भाई, नहीं देने की जरूरत है। सेकंड नंबर, जब ड्रॉवर ने चेक पर स्टॉप पेमेंट लगवा दिया था बच्चों, स्टॉप पेमेंट का मतलब चेक देने वाला जो ड्रॉवर है वो खुद ही बैंक को इन्फॉर्म कर देता है कि यार इस चेक का पेमेंट मत करना, तो बैंक ने उस पार्टी को बोल दिया भाई सामने वाले ने मना किया है, तो ऐसे में उसको क्या नोटिस दोगे कि भाई तूने मना किया पेमेंट करने से? वो कहेगा मुझे तो पता ही है। यही वो बंदा था जिसकी वजह से डिसऑनर हुआ, तो अब आप सीधा इसके अगेंस्ट एक्शन लोगे, इसको नोटिस देने की जरूरत नहीं है। When the party entitled to notice cannot be found, मिल ही नहीं रही है, जो एड्रेस दिया उसमें मिल ही नहीं रही है, बराबर से। सेकंड नंबर, वेयर द पार्टी बाउंड टू गिव नोटिस इज अनेबल। मैंने एक क्लास में एक एग्जांपल दिया था कि एक पार्टी ने अपनी पहले वाली पार्टी को इन्फॉर्म किया कि यार बिल डिसऑनर हो गया एंड मैं तुमको रिस्पॉन्सिबल कर सकता हूं, और वो पार्टी कोमा में चली गई। इस वजह से उसने अपनी प्रायर पार्टी को इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, तो इस वजह से वो पार्टी लायबिलिटी से फ्री नहीं होगी। तो वेयर द पार्टी जो बाउंड टू गिव नोटिस, नोटिस देने के लिए बाउंड थी लेकिन अनेबल हो गई इससे किसी सिचुएशन की वजह से, तो फिर गलती नहीं मानी जाएगी उसकी, और पार्टी पहले वाली भी बिल पेमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगी। प्रमोजरी नोट, इन केस ऑफ प्रमोजरी नोट विच इज नॉट नेगोशिएबल, प्रमोजरी नोट जो आगे गए नहीं है और दो ही पार्टीज के बीच में, और फर्स्ट पार्टी ने अगर पेमेंट करने से मना कर दिया तो व्हाट ऑब्वियस है, उसको क्या नोटिस दोगे आप? उसी की वजह से हुआ है। एंड वेयर द पार्टी चार्ज कुड नॉट सफर डैमेजेस फॉर वांट ऑफ नोटिस। बढ़िया चीज है बच्चों, क्या होता है कोर्ट के अंदर, जैसे सपोज करो कि एक बिल ए से बी के पास गया, बी से सी के पास था, सी से डी और डी से ई के पास, है ना। बिल डिसऑनर हो गया, ड्यू डेट पर ई ने ए को प्रेजेंट किया और ए ने मना कर दिया, तो ई ने डी को इन्फॉर्म किया, डी ने सी को किया, सी बी को इन्फॉर्म करना भूल गया, बराबर। अब मान लेते हैं कि जब सूट फाइल होता है तो बी कहता है मैं तो रेस्पॉन्सिबल हूं ही नहीं क्योंकि आपने मुझे तो इन्फॉर्म किया ही नहीं। तो कोर्ट ये देखेगा कि भाई तुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, इस वजह से तुझे कोई नुकसान हुआ क्या? हाँ सर मेरा नुकसान हुआ, मैं एक के ऊपर केस नहीं कर पाया, तब तक वो इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, भाग गया, तो बात समझ में आती है। नहीं तो अगर इस बंदे को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने से कोई लॉस नहीं हुआ है, ठीक है, तो वो अपना, याद है तुमको,
कंपनी लॉ के अंदर मीटिंग्स वाले चैप्टर में नोटिस वाला जो अपन पढ़ते थे, कोलकाता केमिकल्स वर्सेस चंद्रा रॉय, उसको भी तो यही सवाल पूछा था कि तुमको नोटिस नहीं मिलने से कोई नुकसान हुआ क्या? नहीं, नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन नोटिस नहीं दिया। सेम वही चीज यहाँ कि भैया तुझे नोटिस नहीं मिला, समझ में आया, लेकिन नोटिस नहीं मिलने से हैव यू सफर्ड एनी लॉस? नहीं, लॉस तो नहीं हुआ है, तो फिर भैया रेस्पॉन्सिबल रहोगे तुम भी। ये अपने को इसमें ध्यान में रखना चाहिए। बराबर समझ में आए बच्चे लोगों? नाउ 2 पॉइंट हमारे पास में बहुत जोरदार आते हैं, एक्सेप्टर फॉर ऑनर और पेमेंट फॉर ऑनर। आप लोग जानते हो इस चीज को, द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल फॉर द ऑनर ऑफ द ड्रॉवर। एक ऐसा बंदा जो बिल को एक्सेप्ट कर रहा है, किसके ऑनर के लिए? ड्रॉवर के लिए या एनी अदर एंड्रोजर के लिए, उसको अपन एक्सेप्टर फॉर ऑनर बोलते हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है कि बिल अभी आपका नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से डिसऑनर हुआ है। द एक्सेप्टेंस इज गिवन फॉर द ऑनर ऑफ एनी पार्टी जो बिल में ऑलरेडी लायबल है, ठीक है, लेकिन ये पार्टी जो बीच में आ रही है एक्सेप्टर फॉर ऑनर, वो ऑलरेडी लायबल नहीं होनी चाहिए और इसमें होल्डर का कंसेंट भी होना चाहिए। ठीक है, मैं पूरा एग्जांपल दूंगा अभी आपको। द एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड इन राइटिंग ऑन द बिल, रिटर्न के अंदर वो एक्सेप्टेंस देगा, और वो कब लायबल होगा? जब ड्यू डेट पे ड्रॉई पेमेंट नहीं करे। अब वो किसके लिए लायबल है? He is liable only to the party subsequent to the party for whose honor the bill is accepted। जिसके ऑनर के लिए उसने बिल को एक्सेप्ट किया, उसके बाद की पार्टी इसके लिए वो रेस्पॉन्सिबल होगा, और जिसके ऑनर के लिए उसने बिल को एक्सेप्ट किया उससे और उसकी सारी प्रायर पार्टी को वो लायबल कर सकता है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं बच्चे लोगों, आपको सीधा समझ आ जाएगा। बी, सपोज करो एक बिल बी ने ए पर लिखा, लेकिन ए ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। अभी तक बिल आगे एंडोर्स हो सकता है, बिल यहां तक एंडोर्स हो गया है ना। अब मान लेते हैं कि ए ने एक्सेप्ट करने से कर दिया है रिफ्यूज, तो कोई भी एक पर्सन जो बी सी डी और ई में से नहीं है, वो नया ही पर्सन है, वो यहां पे एंट्री लेता है। सर वो एंट्री क्यों ले रहा है? वो इनमें से किसी का दोस्त है, और वो कह रहा है टेंशन मत ले यार, मैं अभी इस बिल को एक्सेप्ट कर लेता हूं, तुम्हारा 3 महीने का बिल है, ताकि 3 महीने तक बिल ये चालू रहे। तो मान लेते हैं कि वो बंदा जेड है, और वो बंदा जेड बच्चे लोगों सी के लिए यहां पे आता है, और वो बकायदा लिखेगा इसके ऊपर कि भाई मैं क्या कर रहा हूं, आई एम एक्सेप्टिंग दिस बिल फॉर द ऑनर ऑफ सी, मैं सी के लिए एक्सेप्ट कर रहा हूं। तो एक तरह से उसने एक्सेप्ट कर लिया। फिलहाल ये हमारा बन चुका है ड्रॉई, समझना, एक की जगह पे आ गया ये। अब एक्सेप्ट कर लिया, ड्यू डेट आई, ड्यू डेट पर बच्चों फिर से एक बार ए से पूछा जाएगा, अगर ये एक्सेप्ट करके पेमेंट कर दे तो जेड की अपने को जरूरत ही नहीं है। बाई चांस ऐसा नहीं हुआ तो क्या लिखा हुआ था, ये बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए? जिसके ऑनर के लिए इसने बिल को एक्सेप्ट किया, उसकी सब्सिक्वेंट पार्टीज के लिए, मतलब जेड, डी और ई के लिए लायबल है। तो अगर जेड ने ड्यू डेट पर ई को पैसा दे दिया तो खत्म, ई गया फ्री और डी भी फ्री हो गया, है ना। अब जेड खुद तो इस बिल के अंदर कहीं क्रेडिटर तो सॉरी डेटर तो है नहीं, वो तो बेचारा बाहर से आकर के आपकी मदद करने के लिए बिल को एक्सेप्ट कर रहा है। तो वो अपना पैसा, जैसे आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में गारंटी कॉन्ट्रैक्ट्स में पढ़ते हैं, वो अपना पैसा किससे रिकवर करेगा? जिसके लिए उसने गारंटी दी, जिसके ऑनर के लिए बिल को एक्सेप्ट किया, मतलब सी से। और सी की जो प्रायर पार्टीज रहेंगी जिनसे सी ले सकता था, मतलब बी, ए ने तो बिल ही एक्सेप्ट नहीं किया है, तो उससे वो रिकवर कर पाएगा। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, छोटा सा कंसेप्ट एक्सेप्ट और ऑनर का। और बच्चों यही चीज अगर पेमेंट के टाइम पे हो रही है, मान लेते हैं ए ने बिल को एक्सेप्ट कर लिया है ना, अब ड्यू डेट पर ई ने बिल ए को प्रेजेंट किया, ए ने पेमेंट करने से मना कर दिया, तो बच्चे लोगों इनमें से कोई भी बंदा बन सकता है पेमेंट फॉर ऑनर। और ये कंसेप्ट तो आप लोग जानते हो। सपोज करो ई ने पेमेंट करने से मना, ए ने पेमेंट करने से मना किया और सी ने ये पेमेंट ई को कर दिया, तो ई भी फ्री हो गया। और बट ऑब्वियस है डी तो फ्री होना ही होना है, क्योंकि अब उसको चुकाना ही नहीं है, तो फ्री हो गया। सी हो गया पेमेंट फॉर ऑनर, क्योंकि उसने ये पेमेंट कर दिया है। अब वो क्या करेगा, बी और ए से पैसा रिकवर कर सकता है। तो जो एक्सेप्टेंस पे बिल डिसऑनर होने पे आए वो एक्सेप्टर फॉर ऑनर है, और जो पेमेंट के ऊपर पेमेंट करने से ड्रॉई मना कर दे और एंट्री मारे, वो हमारा पेमेंट फॉर ऑनर होगा। सेम पॉइंट, एक जैसी पॉइंट है बच्चे लोगों, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। बराबर। नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं, डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी। अब ऐसा कब होता है कि कोई भी पूरा बिल डिसऑनर यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ पार्टीज अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट सबको पता है, कैंसिलेशन वाला, है ना। अब ये भी मैंने आपको बताया अभी, बिल ए से बी के पास, बी से सी, सी से डी, डी से ई के पास गया, है ना। और ई ने, मान लेते हैं कि यहाँ पे सी का नाम कट कर दिया है, तो बच्चे लोगों सी तो लायबिलिटी से फ्री होगा ही होगा, सेक्शन 40 में जो अपन ने पढ़ा था एक तरह से। डी भी यहाँ पे फ्री हो जाएगा, लेकिन पूरा बिल फ्री नहीं होगा। यहाँ पे अभी भी ई हैव राइट टू रिकवर फ्रॉम बी एंड ए। सेम ऐसा ही है बच्चों, रिलीज वाला पॉइंट। अगर मान लीजिए ई यहाँ पे किसी पार्टी को रिलीज कर देती है, तो वो पार्टी फ्री हो जाएगी, बाकी पार्टीज रिस्पॉन्सिबल रहेंगी। सेम चीज बच्चों पेमेंट के अंदर है। अगर यहाँ पे पेमेंट हो गया, अच्छा, इसमें कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी भी फ्री हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल,
ई ने अगर ए का नाम ही कट कर दिया तो पूरा बिल जाएगा, ई ने अगर ए को फ्री कर दिया पूरा बिल जाएगा, ड्यू डेट पर अगर ए ने पेमेंट कर दिया ई को तो भी पूरा का पूरा बिल जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, लायबिलिटी खत्म हो जाएगी बच्चों। नेगोशिएशन बैक, अगर ये बिल घूम के वापस ए के पास ही आ गया तो पूरा का पूरा बिल डिस्चार्ज खत्म हो जाएगा, अपने को ध्यान में रखना है। ये पॉइंट याद है आप लोगों को, एक्सेप्ट करने के लिए 48 आवर्स का टाइम दिया जाता है। अगर 48 घंटे से ज्यादा का टाइम दे दिया तो जिस पार्टी ने कंसेंट नहीं दिया वो लायबिलिटी से फ्री हो जाएगी। सेम पॉइंट क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस वाला, एक्सेप्ट करवाने के लिए जब ए को प्रेजेंट किया था, ए ने अपनी तरफ से कुछ कंडीशन लगा दी थी, होल्डर के ऊपर है, अगर उसने नहीं मानी तो पूरा का पूरा बिल डिस्चार्ज मानेंगे, लायबिलिटी से फ्री। और मटेरियल ऑल्ट्रेशन अभी अपन ने पढ़ा बच्चे लोगों, जिस भी पार्टी ने कंसेंट नहीं दिया होगा ऑल्ट्रेशन के ऊपर, प्रायर पार्टी है, सब्सिक्वेंट वाली को तो पता ही है क्या ऑल्ट्रेशन है, प्रायर पार्टीज बिल में आगे ऑल्ट्रेशन हो रहा है, पुरानी पार्टी के पास से बिल आ चुका है तो आपको उनका कंसेंट लेना चाहिए था, अगर उन्होंने कंसेंट नहीं दिया तो लायबिलिटी से फ्री हो जाएंगे, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो छोटा सा अपना पॉइंट है, डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी इधर आकर के खत्म हो जाएगा। चलिए नाउ बच्चों चेक के प्रोविजंस के ऊपर आ जाते हैं बहुत फटाफट से। चेक के प्रोविजंस क्या कहते हैं यहाँ पे, आइए चेक कर दे। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास में आया क्रॉस चेक। सब लोग जानते हैं व्हेन अ चेक बियर्स, किसी भी चेक पर दो पैरेलल लाइंस आपने डाल दी उसको अपन लोग क्रॉस चेक बोलते हैं। और क्रॉसिंग का फायदा ये होता है कि यहाँ पे होल्डर को कैश डाउन पेमेंट नहीं मिलेगा, मतलब काउंटर पर पेमेंट नहीं मिलेगा, सिर्फ बैंक से बैंक के थ्रू पेमेंट ले सकते हैं, आप लोग सब अच्छी तरह जानते हैं। जब आपने दो पैरेलल लाइंस खाली डाल दी है तो उसको अपन लोग जनरल क्रॉसिंग बोलते हैं। लेकिन दोनों लाइंस के बीच में अगर आपने किसी बैंक का नेम स्पेसिफाई कर दिया है कि भाई इन दो लाइंस के बीच में बैंक लिख दिया आईसीआईसीआई, मतलब दिस इज कॉल्ड स्पेशल क्रॉसिंग, और जिस बैंक का ये चेक है मान लो एसबीआई का, वो सिर्फ आईसीआईसीआई उसके एजेंट को पेमेंट करेगी और किसी को नहीं करेगी, दिस इज कॉल्ड स्पेशल क्रॉसिंग। सबसे बढ़िया पॉइंट बच्चे लोगों, नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग आप लोग सब जानते हो, यही एक वो क्रॉसिंग है जिसकी वजह से अगर एचडीसी के पास भी बिल चला जाए तो भी उसको राइट्स मिलने वाले नहीं है। मान लीजिए अगर यहां नॉट नेगोशिएबल लिख दिया गया है ना, ब्लैंक छोड़ दिया था, मैंने अपने साइन कर दिए थे, जयेश भंडारी एसबीआई का चेक था, और बच्चे लोगों ने चेक किसी ने चोरी कर लिया, चोरी करने के बाद उसने अपना नाम लिखा और फिर आगे किसी को एंडोर्स कर दिया, और एंडोर्स करने वाला बेचारा एचडीसी है, गुड फेथ वाला, तो भी लॉ कहता है उसको ये राइट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि किसी भी चेक पर अगर नॉट नेगोशिएबल आ जाए तो होल्डर जो था, जो रियल होल्डर बनने वाला था या जो ड्रॉवर था, उसके अलावा इस चेक पर किसी का राइट नहीं है, भले एचडीसी के हाथ में आ जाए ये पैसा वापस आएगा। तो द ऑब्जेक्ट ऑफ नेट नेगोशिएबल क्रॉसिंग इज टू प्रोटेक्ट द राइट। द प्रिंसिपल ऑफ नेमो डेट जो है वो इस पर एप्लीकेबल हो जाएगा, जबकि नॉर्मली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे नेमो डेट लगता ही नहीं है, इवन दो द चेक इन द हैंड्स ऑफ एचडीसी। बच्चे लोगों को ध्यान रखिएगा, अगर एचडीसी के हाथ में भी नॉट नेगोशिएबल वाला चेक आ रहा है, अपने बुक में एग्जांपल दे रखा है इसके ऊपर देखिएगा, तो भी उसको राइट्स मिलने वाले नहीं है। यहाँ पे जो भी इसका रियल ओनर है वो जो भी एचडीसी भी होगा अगर तो उससे पैसा रिकवर कर सकता है, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। सर अकाउंट पे ही क्रॉसिंग क्या होती है, सिंपल है, जहां अकाउंट से अकाउंट के अंदर पैसा जाएगा, कॉमन सी बात है, अपन जनरली क्रॉस चेक कोई अकाउंट पे चेक ही बोलते हैं, अपने को ध्यान में रखना है। इसमें बैंक को डायरेक्शन होता है कि भाई जिस बंदे का नाम मतलब सिर्फ अकाउंट के अंदर ही डालना, जो भी पे इस बिल का हो सिर्फ उसके अकाउंट के अंदर पैसा डालना, तो डायरेक्शन देने के लिए अपन लिख देते हैं अकाउंट पे ही, अपने को ध्यान में रखना है। अच्छा, चेक को क्रॉस कौन करता है बच्चे लोगों, जैसे मैं आपको चेक दे रहा हूं तो मैं ड्रॉवर हूं तो मैं ड्रॉ कर दूंगा, मतलब क्रॉस कर दूंगा। बाई चांस मैंने आपको अनक्रॉस दे दिया तो आप होल्डर है, आप खुद कर सकते हैं, चाहे जनरल करें चाहे स्पेशल करें, चाहे आप जनरल को स्पेशल के अंदर कन्वर्ट कर दें तो भी हमको चलेगा। मैं नॉर्मल चेक आपको दूं और आप उसके अंदर नॉट नेगोशिएबल लिख दो तो भी चलेगा। और कई बार मान लीजिए चेक को स्पेशल क्रॉस करके दिया है और वो जो बैंक है वही अपने एजेंट का कोई और का, जैसे मैंने आपको क्रॉस करके यहाँ पे आईसीसी लिख के दिया था, और अब मान लीजिए आईसीसी अपनी किसी एजेंट बैंक का नेम यहाँ पे लिख दे तो वो भी चलेगा, अपना एजेंट बैंक का ही अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो क्रॉसिंग कोई भी कर सकता है। चलिए सेक्शन नंबर 31 बच्चों, इफ द ड्रॉवर हैज सफिशिएंट फंड्स इन द अकाउंट। बहुत बढ़िया चीज है, बढ़िया पॉइंट है, आप लोग सब जानते हो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी एग्जाम्पलरी डैमेजेस में अपन पढ़ के आए थे, ड्रॉवर ने एक चेक इश्यू किया और उसके अकाउंट में सफिशिएंट फंड पड़ा था, बराबर, लेकिन तो ऐसे में ड्रॉई यानी बैंक का ड्यूटी बनता है कि तुमको पेमेंट करना चाहिए, लेकिन यहां अगर बैंक ने डिफॉल्ट किया तो ड्रॉवर उसके अगेंस्ट में कॉम्पनसेशन का केस कर सकता है, अपना एग्जाम्पलरी डैमेजेस। तो मुकेश अंबानी जी वाला जो एग्जाम्पल मैंने दिया था वो एग्जैक्टली इस पे लगेगा, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर। नाउ सेक्शन नंबर 138 फटाफट से मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन में से एक कवर होता है। देखो चेक के ये सारे प्रोविजन अपने पास रहेंगे और उसके बाद
जो अपना जो पेंडिंग केसेस वाले कुछ पॉइंट यहाँ पे होते हैं लिटिगेशंस वाले, वो पढ़ेंगे अपन, और हमारा टॉपिक जो है वो पूरी तरह से यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो इतना टॉपिक अभी अपने को पढ़ना है। चलिए 138 पे आते हैं बच्चे लोगों। बहुत सिंपल सा है। 138 के अंदर आने के लिए क्या चाहिए, एक पर्सन दूसरे पर्सन को चेक इशू कर रहा है किसी डेप्ट के पेमेंट के लिए, है ना, और डेप्ट का पेमेंट होना चाहिए कोई एडवांस पेमेंट, गिफ्ट विफ्ट वाला चेक। एग्जाम में आ चुका है, गिफ्ट चेक दिया तो भाई 138 नहीं आएगा उसके अंदर। इनफोर्सिबल डेप्ट है, जो ड्यूटी थी, जो लाइबिलिटी आपके सर पे, उसका पेमेंट का चेक दिया आपने, और वो डिसऑनर हो गया बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स, क्योंकि अकाउंट में पैसा नहीं था। बराबर समझ गए अच्छी तरह से। ये दोनों कंडीशंस आपके फुलफिल होनी चाहिए। प्रोसीजर क्या रहेगा, जिस बंदे को चेक दिया था उसको 3 महीने में चेक को प्रेजेंट करना था, 3 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि ये मैक्सिमम मैच्योरिटी टाइम होता है। अब जैसे ही डिसऑनर हुआ तो बट ऑब्वियस है जो बैंक होगी वो उसको एक नोटिस दे देगी पे को, और पे क्या करेगा, जब बैंक उसको इन्फॉर्म करे वहां से 30 डेज के अंदर अंदर, देखो डिमांड मेड बाय पे फ्रॉम ड्रॉवर, जिसने चेक दिया उससे वो डिमांड करे कहां से, 30 डेज फ्रॉम रिसीविंग नोटिस ऑफ इंटीमेशन ऑफ डिसऑनर बाय बैंक। तो जब बैंक उस पार्टी को बताए वहां से 30 दिन के अंदर अंदर ड्रॉवर यानी जिसने चेक को दिया है, चेक को लिख करके उससे वो पैसा मांगे, 30 दिन के अंदर अंदर उसको नोटिस दे, और नोटिस देने के बाद बच्चों 15 दिन के अंदर उससे पेमेंट मांगे। समझ रहे हैं, मतलब 30 दिन के अंदर अंदर आपको नोटिस देना है। जैसे आपने 18th डे को नोटिस दिया और वहां से उसको 15 दिन का टाइमिंग दो, पेमेंट ला। आपने 30वें दिन उसको नोटिस दिया तो भी उसको टाइमिंग आपको 15 दिन का देना है कि 15 दिन में पेमेंट ला भैया, बराबर। और बच्चों अगर 15 दिन में सामने वाला पेमेंट नहीं करता है तो 16वें दिन से आपके पास 1 महीने का टाइम रहता है, आपको कोर्ट में सूट फाइल करना है। उसके बाद 138 के राइट्स आपको नहीं मिलेंगे तो अपने को केस कर देना चाहिए, ठीक है। तो टाइमिंग याद रखोगे हमेशा, बैंक इंटीमेशन करे उसके 30 डेज के अंदर अंदर ड्रॉवर को इंटीमेट करोगे, और इंटीमेट करने से 15 दिन में उससे पैसा मांगोगे, नहीं आता है तो 16th डे से बराबर आपको मिलेगा 1 महीने का टाइमिंग, आप सूट फाइल करोगे 138 के अंदर, और उसके अंदर सामने वाले को, गलती करने वाले को 2 साल का जेल हो सकता है, या फिर जितना चेक का अमाउंट था उसके डबल अमाउंट का पेनल्टी लगेगा, फाइन लगेगा, या दोनों लग सकते हैं। अपने को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर। बहुत सिंपल बात है, आराम से आप लोग कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं बच्चे लोगों, फटाफट से नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ होल्डर, it shall be presumed that unless contrary is proved the holder of check received the check for discharge of debt। एक presumption लेके चलते हैं कि अगर आपको मैंने चेक दिया है तो जनरली मान के चलते हैं कि गिफ्ट चेक नहीं होगा, किसी ने किसी डेप्ट के पेमेंट के लिए दिया है, एक presumption है, जब तक इसका अगेंस्ट से प्रूव नहीं करो, ठीक है। It shall not be a defense that drawer had no reason to believe and issue the check that the check may be dishonor on presentment, ठीक है भाई। अब आप ये डिफेंस नहीं दे सकते कि भाई ड्रॉवर हैड नो, उसको ये पता ही नहीं था ड्रॉवर को, अच्छा मैंने आपको चेक दिया तो मेरे अकाउंट में पैसा नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था, ऐसा बहाना नहीं कर सकता वो। इट शैल नॉट बी ए डिफेंस दैट ड्रॉवर हैड नो रीजन टू बिलीव व्हेन ही इशूड द चेक मे बी डिसऑनर ऑन प्रेजेंट, कि नहीं उसको पहले से वही लॉ कहता है कि चेक सामने वाले ने प्रेजेंट किया और तुम्हारे अकाउंट में पैसा नहीं है और डिसऑनर हो गया, मतलब तुम्हारे ऊपर 138 लग रहा है। अब सामने वाला कहे कि नहीं सर मुझे पता ही नहीं था, मैं तो मान के चल रहा था कि साहब कोई एक और पार्टी से पैसा आने वाला था, ये होने वाला था, सवाल ही नहीं। लॉ ये मान के चलता है कि चेक देते वक्त आपको अच्छी तरह से पता था कि आपके अकाउंट में पैसा है, और अगर आपने फिर भी, मतलब लॉ तो प्रिजम्पशन लेके चलेगा, फिर भी अगर आप कहते हो कि नहीं मेरे पास पैसा नहीं था या आप गलती हो गई, तो भी 138 में कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो ड्रॉवर हैड नो रीजन टू बिलीव दैट, तो ये प्रिजम्पशन लेके चलता है, कोई डिफेंस आप नहीं दे सकते कि नहीं मैं मान के चलूं कि पैसा नहीं होगा, सवाल ही नहीं। अच्छा, कंपनीज के अंदर बच्चों कौन रिस्पॉन्सिबल है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट होगा कंपनी के साथ साथ जो भी इंचार्ज पर्सन है जो चेक देने के लिए रिस्पॉन्सिबल था वो भी कंपनीज के केस में लायबल होगा अगर चेक कंपनी ने दिया है तो, बराबर। नाउ कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस क्या कहता है बच्चे लोगों, समझिएगा। अब कोर्ट केस की बारी आ गई। इन सेक्शंस में जो भी केस फाइल होगा वो हमेशा रिटर्न के अंदर होना चाहिए, नंबर 1। सेकेंड नंबर, कंप्लेन इज मेड विद इन द टाइम 138 में जो टाइम ऊपर हमने आपको दिया उसी के अंदर केस करना है 1 महीना में। ये कहां जाएगा, कोर्ट के लेवल से है, तो नॉट इंफीरियर टू मेट्रोपॉलिटन या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, याद है ना आपको, इससे नीचे के कोर्ट में मैटर नहीं जाएगा, बराबर। इफ द चेक इज डिलीवर फॉर कलेक्शन ऑफ द अकाउंट ऑफ पे, यानी कि अकाउंट पे ही चेक दिया, क्रॉस चेक दिया है, तो उस केस के अंदर जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट होगा बच्चे लोगों, कौन सा जगह पे, एरिया ऑफ द बैंक ब्रांच वेयर द पे मेंटेन्स एन अकाउंट। सपोज करो मैं जोधपुर में रहता हूं, आप जयपुर के अंदर रहते हैं,
और यहां से मैंने आपको एक अकाउंट पे या क्रॉस चेक दिया जो अकाउंट से अकाउंट में जाएगा। तो जहां पे यानी कि आप रहते हो जयपुर में, वहां पे जिस बैंक में आप वो चेक डाल दे, बराबर, उसका कहां पे ब्रांच है, तो उसका ब्रांच तो जयपुर के अंदर है, उस एरिया के अंदर, उस कोर्ट में, उस वहां का एरिया का जो कोर्ट होगा वहां पे केस फाइल होगा। ठीक है। बाई चांस पे प्रेजेंट चेक टू अ बैंक इन एनी अदर वे। एनी अदर वे का मतलब मैंने आपको क्रॉस चेक नहीं दिया है, मैंने आपको सिंपल सेल्फ का चेक दिया। तो बट ऑब्वियसली सेल्फ का चेक का पेमेंट तो आप तो कहां करते, मेरे बैंक से लेते हैं। तो जहां पे ड्रॉवर का बैंक है, सिचुएटेड है उस ब्रांच का, वहां पे ये केस होगा बेटा, उस एरिया के अंदर ये केस होगा, यानी जोधपुर के अंदर केस होगा। ये अपने को ध्यान रखना। मतलब मैं जोधपुर में हूं, आप जयपुर में, अच्छा दोनों सेम सिटी में, तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो अगर ड्रॉवर जोधपुर का है, पेई जयपुर का है, और अगर क्रॉस चेक दिया है तो पेई जहां पे रहता है या जहां पे पेई का बैंक है, उस एरिया के कोर्ट के अंदर ये केस फाइल होगा। अदरवाइज अगर मैंने आपको सेल्फ का ऐसा कोई चेक दिया तो बट ऑब्वियस है जो ड्रॉवर का बैंक का ब्रांच जिस एरिया के अंदर है, वहां की कोर्ट के अंदर ये सूट फाइल होगा। ये कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस में अपने को ध्यान में रखना है कि भाई केस कहां पे कौन सी कोर्ट में फाइल होगा। अब 142 क्या कहता है, ऑल केसेस ऑफ चेक बाउंसिंग जो और किसी कोर्ट में पहले से पेंडिंग थे, ये नया ऑर्डिनेंस आया था बच्चों, कि आपको इस रूल के हिसाब से सारा काम करना है। पहले अगर कहीं केस अलग अलग जगह चल रहे थे, जो भी एप्रोप्रिएट जुरिसडिक्शन वाला केस है वहां पे शिफ्ट कर दो। जैसे जयपुर में शिफ्ट करना है तो सारे वहां शिफ्ट करोगे, बराबर। सेकंड नंबर, इफ द पेई हैज फाइल्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट द ड्रॉवर इन अ कोर्ट विद द एप्रोप्रिएट जुरिसडिक्शन, जैसे जयपुर के अंदर केस फाइल हो गया, तो उस बंदे के अगेंस्ट में मेरी और जितनी भी कंप्लेंट्स आएंगी, मतलब जयपुर वाली जगह पे, तो वो सारे केस उसी कोर्ट में जाएंगे बच्चे लोगों। अब लॉ का फंडा ये है कि एक आदमी पर एक ही ऑफेंस से रिलेटेड केसेस अलग अलग जगह पे क्यों कर रहे हो भैया, एक ही जगह पे कर दो ना, तो फिर एक ही जगह पे करना है ना। इफ मोर देन वन केस इज फाइल्ड बाय द सेम पेई अगेंस्ट द सेम ड्रॉवर, यही जो मैंने आपको कहा, मैं ही ड्रॉवर हूं मान लेते हैं, या आप ड्रॉवर हो, मैं ड्रॉई हूं, जो भी कुछ है, पेई है, एक ही बंदों के बीच में आपस के अंदर केस चल रहा है। इफ मोर देन वन केस इज फाइल्ड बाय द सेम पेई, एक ही पेई है और वो उसी ड्रॉवर के अगेंस्ट कर रहा है, तो द केस विल बी ट्रांसफर्ड टू द कोर्ट विद द एप्रोप्रिएट जुरिसडिक्शन बिफोर व्हिच द फर्स्ट केस वाज फाइल्ड। तो ऊपर वाले रूल के हिसाब से, जुरिसडिक्शन के हिसाब से, जहां पहला केस हुआ था उस बंदे के अगेंस्ट में बाकी के सारे केसेस भी वही होंगे। ये अपने को ध्यान में रखना है। ये ऊपर सेकंड वाले पॉइंट में भी अपन पढ़ चुके थे, बराबर, कि बाकी ये सारी कंप्लेंट्स वहीं पे उसी कोर्ट के अंदर आएंगी, अपने को ध्यान में रखना है। फर्स्ट जहां पे केस हो गया वहीं पे आगे के सारे केस जाने वाले। अच्छा, इसमें फिर इस वाले पॉइंट में अपने को रूल्स नहीं देखने हैं। फिर मैंने भले आपको अकाउंट पे चेक दिया हो, भले ही मैंने आपको सेल्फ वाला चेक दिया हो, ऊपर वाले पॉइंट के हिसाब से रूल क्या था, अगर अकाउंट पे चेक है तो पे की जगह पे, और अगर सेल्फ का चेक है तो ड्रॉवर की जगह पे। लेकिन इस रूल के हिसाब से सेम ड्रॉवर और सेम पे के बीच में पहली बार जहां केस फाइल हुआ, बाद में हम ये भूल जाएंगे कि सेल्फ का चेक एक अकाउंट पे का है, जहां पहली बार केस हुआ वहीं पे सारे के सारे केस फाइल होंगे। ये 142A में आपको ध्यान में रखना चाहिए, बराबर, सिंपल। अब बच्चे लोगों को इसमें एक और बढ़िया चीज आती है, व्हेन चेक नॉट ड्यूली प्रेजेंटेड एंड ड्रॉवर डैमेज देयरबाय। बढ़िया पॉइंट था, आपको चेक दिया लेकिन आपने टाइमली प्रेजेंट नहीं किया और इस बीच में बैंक इंसॉल्वेंट हो गया, तो ड्रॉवर अपना लाइब्रेरी से फ्री हो जाएगा। नो लाइब्रेरी ऑफ ड्रॉवर चेक देने वाले की, अगर बैंक इंसॉल्वेंट हो रहा है। लेकिन कंडीशंस क्या, ड्रॉवर ने जब आपको चेक दिया और जब आप प्रेजेंट करते हैं, तो ड्रॉवर हैज सफिशिएंट बैलेंस व्हेन ही इशू द चेक एंड व्हेन चेक ऑट टू बी प्रेजेंटेड। जब आप प्रेजेंट करते तब हमारे अकाउंट में पैसा पड़ा था ड्रॉवर के बैंक में, पहली कंडीशन। दूसरी, होल्डर जो है उसने टाइमली रीजनेबल टाइम में चेक को प्रेजेंट नहीं किया। बच्चों, रीजनेबल टाइम 3 महीने नहीं होता है, जो भी बिजनेस टाइमिंग, नॉर्मली आपको चेक दूं तो आप सेम डे या नेक्स्ट डे ही बैंक में उसको जमा करोगे, दिस इज रीजनेबल टाइम। तो पे ने उसको रीजनेबल टाइम पे प्रेजेंट नहीं किया और चेक इश्यू करने के बाद में, लेकिन रीजनेबल टाइम में आप प्रेजेंट करते उससे पहले पहले अगर बैंक फेल यानी इंसॉल्वेंट हो गया, तो ड्रॉवर अपनी लाइबिलिटी से फ्री हो जाएगा, क्योंकि ड्रॉवर को लॉस हुआ। भाई ड्रॉवर ने 10,000 रुपए आपको देने के लिए रखे थे, आपने चेक को टाइमली प्रेजेंट नहीं किया और बैंक दिवालिया हो गया, तो ये 10,000 तो डूबे, प्लस अब आपको मैं 10,000 और दूं तो मेरा तो डबल नुकसान हो जाएगा, तो ड्रॉवर फ्री हो जाएगा। हाँ, पे यहाँ पे अब उस चेक का पैसा बैंक से ले सकता है, बैंक दिवालिया हो चुकी है, तो जितना भी देगी, जैसे 10,000 का चेक है उसके बदले में 10%, 20% जो भी दे वो आप बैंक से लोगे। ड्रॉवर यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। चलो जी, सेक्शन नंबर 85 क्या कहता है बच्चे लोगों,
बैंकर हु इज इन गुड फेथ विदाउट नेग्लिजेंस, अगर पे करता है किसी भी क्रॉस चेक का तो वो अपनी लाइब्रेरी से डिस्चार्ज हो जाएगा अगर उसने गुड फेथ में पेमेंट किया, भले गलत आदमी को पेमेंट क्यों ना हो गया हो। बराबर। कई बार होता है भाई क्रॉस चेक था, अकाउंट पे ही चेक किसी ने लिख के नाम खाली छोड़ दिया था और किसी दूसरे ने नाम भर के पेमेंट ले लिया, तो बैंक यहाँ रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बैंक लायबल कब होती है? जब क्रॉस चेक का पेमेंट काउंटर पे कर दे, या स्पेशल क्रॉसिंग का पेमेंट उस स्पेशल बैंक या उसके एजेंट की जगह किसी और को कर दे, या जहां पे बचे लोगों या एचडीसी को भी पावर नहीं है, ड्रॉवर के सिग्नेचर फॉर्जरी वाले थे, फर्जी थे, तो बैंक्स रिमेन लायबल टू द ड्रॉवर। भले ही आपने कितना ही ड्यू कोर्स पे पेमेंट किया हो, कितना ही गुड फेथ रखा हो, लेकिन अगर सिग्नेचर फर्जी है तो वो चेक ही नील एंड वॉइड माना जाएगा और आप ड्रॉवर के अकाउंट को डेबिट नहीं कर सकते, मतलब उसका अकाउंट से पैसा नहीं निकाल सकते, उसको वापस देने पड़ेंगे अगर आपने पेमेंट कर भी दिया किसी को। तो ये पेमेंट करने वाली बैंक को हमने प्रोटेक्शन दिया। अब कलेक्टिंग बैंकर जो अपने कस्टमर के लिए बैंक कलेक्ट करती है, अब कस्टमर तो चोर निकला, चुरा करके अपना नाम लिख के बैंक में डाल दिया और बैंक ने गुड फेथ में पैसा रिसीव भी कर लिया, तो यहां बैंक रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। बैंकर जो गुड फेथ में बिना किसी नेग्लिजेंसी के अपने कस्टमर का चेक कलेक्ट करती है तो बैंक लायबल नहीं है। लेकिन कंडीशंस क्या? पेमेंट आपको कस्टमर के बिहाफ पे लेना है, क्रॉस चेक होना चाहिए, और पेमेंट जो है वो गुड फेथ में। आपको पता था कि यहाँ छेड़खानी की हुई दिख रही है, काट पीट की कुछ लिखा हुआ है तो गलत है, अदरवाइज फिर बैंक रिस्पॉन्सिबल कलेक्टिंग बैंकर नहीं होगी। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। और बच्चे लोगों, चैप्टर के एकदम आखिरी पॉइंट के ऊपर हम लोग पहुंच गए जहां हम ट्रायल्स के ऊपर बात करने वाले हैं। यहाँ पे जब कोर्ट केसेस होते हैं तो किस तरह की ट्रायल्स यहाँ पे काम में आने वाली हैं। तो पावर ऑफ कोर्ट टू ट्राई केस समरीली, समझना। समरी ट्रायल ऑफ ऑफेंस, द मजिस्ट्रेट पास अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एंड अमाउंट ऑफ फाइन एक्सीडिंग 5,000। समझिएगा, कोई भी ऐसा, मतलब समरी ट्रायल किस ट्रायल को बोलते हैं बच्चे लोगों? जहां 1 साल से ज्यादा का इम्प्रिजनमेंट या 5,000 से ज्यादा का फाइन आप नहीं दोगे, उतना ही रहेगा, उसको कहते हैं समरी ट्रायल, छोटा केस। लेकिन ऐसा ट्रायल चल रहा है और चलते चलते कभी भी कोर्ट को ये लगे कि यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट 1 साल से ज्यादा का देना पड़ेगा, यार 1 साल का तो कम लग रहा है, इससे बढ़ाना पड़ेगा, या और कोई रीजन से उसको लग रहा है कि नहीं ये केस समरी ट्रायल के अंदर, छोटा ट्रायल जिसको अपन बोलते हैं, उसमें आने लायक नहीं है, तो मजिस्ट्रेट अपने हिसाब से उसको ट्राई करेगा। ट्राई का मतलब आप लोग जानते हो ना, प्रोसीडिंग करना। ट्रायल का मतलब क्या होता है? उस केस की प्रोसीडिंग करेगा, उसको समरी ट्रायल से बाहर निकाल देगा। तो कहीं पर भी अगर लगे कि यार जेल की सजा 1 साल से ज्यादा की नहीं है, छोटा केस ही है, नहीं अमाउंट फाइन का 5,000 से ऊपर जा रहा है, तो ऐसे में अब क्या हो सकता है कि वो समरी ट्रायल चलाएंगे। लेकिन ट्रायल करते हुए उनको लगता है कि नहीं यार, हम तो इसको छोटा मैटर समझ रहे थे, 1 साल की सजा तो कम है, बड़ी हो जाएगी, तो उसके हिसाब से मजिस्ट्रेट मैटर चेंज भी कर सकते हैं, ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें जो भी केसेस होंगे बच्चों, वो स्पीडी ट्रायल के अंदर आएंगे। सर स्पीडी ट्रायल क्या होती है? जब तक कंक्लूजन नहीं निकल जाए केस रोज चलेगा। ट्रायल जहां पे कंटिन्यू चलेगी डे टू डे, जैसे अयोध्या वाले केस में था ना कि डे टू डे डेली सुनवाई होगी, बराबर डेली प्रोसीडिंग चलेगी, जब तक कंक्लूजन नहीं निकल जाता, अनलेस द कोर्ट फाइन। अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं भाई एडजॉर्न करना है तो बात अलग है, नहीं तो डेली चलेगी जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता। और जनरली स्पीडी ट्रायल जो है वो 6 महीने के अंदर कंक्लूड कर दी जाएगी, केस फाइल करने से डेली केस होगा। दिस इज कॉल्ड स्पीडी ट्रायल, अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब क्या होता है बच्चे लोगों, इंटरिम कॉम्पनसेशन और प्रोविजन पढ़ो। अब यहाँ पे हो रहा है 138 के अंदर कोई भी केस जब जाएगा तो एक कॉम्पनसेशन पे करने को कहा जाएगा यहाँ पे ड्रॉवर को। The court trying an offence under section 138 may order the drawer of the check to pay interim compensation जो 20% of amount of check से ज्यादा का नहीं होगा। जैसे 10,000 का चेक था तो मान लो उसका 20% से ज्यादा नहीं, तो कोर्ट बोलेगा देख भाई 2,000 रुपए तू पहले हमारे पास जमा कर दे, बराबर, तेरे अगेंस्ट केस हुआ है 138 के अंदर कि तूने पेमेंट नहीं किया है, तो 2,000 पहले हमारे पास में जमा करो। तो कोर्ट अगर चाहे तो ऐसा ऑर्डर कर सकती है, मे ऑर्डर। चलो, अब शैल बी पेड विद इन 60 डेज, ऐसा कोर्ट जब ऑर्डर करे उसके 60 दिन के अंदर सामने वाला कोर्ट के पास पैसा जमा करेगा। या अगर आपने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया तो कोर्ट इसका टाइमिंग 30 दिन और बढ़ा सकता है, उससे ज्यादा नहीं, फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज, ठीक है। इतना हो गया, अब केस चलेगा। अब बच्चे लोगों ने ड्रॉवर केस को हार गया, मतलब वाकई में उसने चेक का पेमेंट नहीं किया था, तो 2,000 रुपए तो ऑलरेडी जमा है ही है, बाकी के उसको पैसे और देने पड़ जाएंगे, अपने को ध्यान रखना है। लेकिन कल को अगर ड्रॉवर केस जीत गया, एक्विटेटेड का मतलब क्या, ड्रॉवर के फेवर में केस चला गया, कोई चेक का डिसऑनर उसने नहीं किया था, कोई गलती नहीं थी उसकी, ऐसे में कंप्लेनेंट मतलब कौन, जिसने कंप्लेन की थी, हैज टू रीपे टू द ड्रॉवर द अमाउंट ऑफ इंटरिम कॉम्पनसेशन। कोर्ट कहेगा बेटा तेरे को 2,000 रुपए पहले दिलवाए थे हमने, बराबर, अब वो 2,000, ये 2,000 रुपए बेटा कोर्ट ने अपने पास में नहीं रखे थे, ये देखो आगे लिखा हुआ है, किसको दिलवा दिए थे,
कंप्लेनेंट को, कंप्लेन करने वाले को दिलवा दिए थे। अब चूंकि कंप्लेन करने वाला केस हार गया, ड्रॉवर जीत गया, तो कोर्ट बोलेगा 2000 रुपए वापस कर, विद इंटरेस्ट वापस करने पड़ेंगे, जो भी उस वक्त की बैंक रेट होगी, वो भी कितने दिन में, ऑर्डर से 60 दिन। या फिर जैसे उसको अपन ने 30 दिन का चांस दिया था, इसको भी हम 30 दिन का टाइमिंग और देंगे। कोर्ट अगर चाहे तो 30 दिन का टाइमिंग और बढ़ा सकती है, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। अगर कोई इंटरिम कॉम्पनसेशन का पैसा नहीं पे करता है, ऊपर वाले तरीके के हिसाब से कोर्ट ने ऑर्डर दिया और आपने नहीं दिया, तो बिल्कुल उसको रिकवर वैसे ही करेंगे जैसे गवर्नमेंट फाइन रिकवर करती है बच्चों, सीआरपीसी, कोड ऑफ सीआरपीसी, जैसे सीपीसी होता है अपने सिविल प्रोसीजर कोड, वैसे हमारे यहाँ पे सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसके सेक्शन नंबर 421 के अंदर ये बिल्कुल रिकवर करेगी। उस सेक्शन में जो तरीका दिया हुआ है तो जेल में भी डाल सकती है, प्रॉपर्टी को ऑक्शन करके लेना, उससे रिकवर करेगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, एवरी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शैल बी कंपाउंडेबल। सर कंपाउंडेबल का मतलब क्या? एडजस्टमेंट मिल जाएगा आपको। कंपाउंडेबल का मतलब है कि जहां पे आपका वो याद है, आपको मैंने एग्जांपल दिया था कि जहां पे पनिशमेंट भी होता है, जेल भी जाना पड़ता है, जेल भी जाना पड़ेगा और फाइन भी होगा, तो आप डिमांड कर सकते हो कि सर जेल की जगह फाइन लगा दो। तो इसमें जो भी ऑफेंस आते हैं वो सारे के सारे कंपाउंडेबल है, एडजस्टमेंट हो सकता है उनका, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों को सुनो, यहां पे मान लीजिए कि हमारा ड्रॉवर जो है वो केस हार गया, एक्विटेड में तो मजा आ गया, उसको फ्री हो गया, अब ड्रॉवर यहाँ पे केस हार गया। अब हारने के बाद ड्रॉवर क्या करता है, कई बार अपीलेंट कोर्ट में अपील कर सकता है। तो पावर ऑफ अपीलेंट कोर्ट टू ऑर्डर पेमेंट ऑफ पेंडिंग अपील। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, द अपीलेंट कोर्ट में ऑर्डर द अपीलेंट, अपील करने वाला कौन है, इस बार ड्रॉवर ही होगा बराबर, क्योंकि वो केस को हारा है तो वही जाने वाला है जनरली, टू डिपॉजिट। अच्छा सर क्या पता सामने वाला चला जाए ड्रॉवर के फेवर में, ऊपर केस आ गया था, अगर मान लीजिए पे यहां पे जाता है तो फिर ये वाला प्रोविजन पे पे नहीं लग रहा है, ये सिर्फ ड्रॉवर पे ही लगता है। तो द अपीलेंट कोर्ट यहां पे ड्रॉवर को कह सकती है कि भैया मिनिमम 20% ऑफ कॉम्पनसेशन पे कर। ट्रायल कोर्ट ने जितना फाइन या कॉम्पनसेशन देने को कहा था, सुनना, चेक 10,000 का था, ड्रॉवर हार गया, तो मैंने आपको कहा था इसमें 2 गुना तक का कॉम्पनसेशन हो सकता है। तो मान लो 20,000 का कॉम्पनसेशन पे करने को बोला कोर्ट ने, तो वो कहेंगे कि 20,000 का 20%, 4,000 रुपया हमारे पास में, मतलब यहाँ पे जमा करो पहले। ठीक है, ट्रायल कोर्ट बोल सकती है, और ये अमाउंट होगा एडिशन टू एनी इंटरिम कॉम्पनसेशन पेड बाय 143A। ऊपर वाले में तुमने जो 2,000 का दिया वो तो है ही है, फिर तुम केस हार गए, कोर्ट ने बोला ये 8,000 रुपये और पे करो और ये 10,000 का फाइन भी पे करो, टोटल 20,000 तुमको पे करना है। तो आपने क्या किया, वो पे करने की जगह फटाफट से ऊपर के कोर्ट में अपील कर दी। तो अपीलेंट कोर्ट भी कहेगा रुक जाओ भाई, हमसे पहले वाली कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने तुमको बोला था 20,000 रुपए देने को, 2,000 तुमने जमा कराया वो तो अलग है, लेकिन अभी फिलहाल इसका 20% तक का अमाउंट हमारे पास में रखो, मिनिमम 20% है, मैक्सिमम कोर्ट डिसाइड कर सकती है। टाइम पीरियड वही है बच्चे लोगों को, 60 दिन का टाइम देंगे पे करने के लिए, 30 दिन और बढ़ा सकती है। उसके बाद क्या होगा, रिलीज ऑफ डिपॉजिट अमाउंट। अपीलेंट कोर्ट कभी भी उस अमाउंट को रिलीज करने को बोल सकती है टू द कंप्लेनेंट एट एनी टाइम। जब भी केस चल रहा है उस वक्त में कोर्ट ये भी कह सकती है कि लो ठीक है, आपने जो पैसा जमा कराया हमको लग रहा है तुम केस को जीत जाओगे, पैसा वापस रख लो। दूसरी चीज, यहां पे भी ऊपर वाले पॉइंट की तरह ड्रॉवर जीत गया तो कंप्लेनेंट हैज टू रीपे टू द अपीलेंट। अच्छा एक मिनट, ऊपर वाले पॉइंट का मीनिंग मैंने अलग बता दिया। द अपीलेंट कोर्ट में डायरेक्ट द रिलीज ऑफ द अमाउंट टू द कंप्लेनेंट। ओके, कंप्लेनेंट का मतलब कौन, पेई। शुरुआत में जो कंप्लेन करने वाला था पेई। ये जो 20% का पैसा आपसे हमने 20% तक का लिया, ये कोर्ट जब चाहे कंप्लेनेंट जो था हमारा पेई उसको दिलवा सकता है, वे ये बदमाश ने तुम्हारा चेक डिसऑनर किया, इसका 20% हमारे पास जमा है, तुम ले लो। लेकिन ये बदमाश नहीं निकला, ड्रॉवर हमारा केस जीत गया। तो ड्रॉवर जब हमारा केस जीत गया, अपीलेंट कौन होता है बच्चों, हमेशा ड्रॉवर दिख रहा है यहाँ पे अपने को, ड्रॉवर का ध्यान रखना है, वो एक्विटेड हो गया, फ्री हो गया। तो अब इस कंप्लेनेंट को क्या करना पड़ेगा, जो पैसा तुम्हारे पास पड़ा हुआ है वो सारा वापस करोगे, हो सकता है वो पुराना वाला भी पड़ा हो, ये भी पड़ा है, वो सारा का सारा वापस करना पड़ेगा विद बैंक इंटरेस्ट के साथ, जो भी उस वक्त की रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी 60 दिन के अंदर, जिसको कोर्ट चाहे तो 30 दिन से और बढ़ा सकता है। ये आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये बच्चों पूरा का पूरा आपका पोर्शन है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का। ध्यान रखिएगा, बहुत फास्ट रिवीजन मैंने करा है क्योंकि हमने नाम ही इसका क्या दिया है, फास्ट ट्रैक रिवीजन, बराबर। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा पहले का, तभी ये चीज आप कर पाएंगे, बराबर। अच्छा, अब इसके साथ मैंने कई सारे क्वेश्चंस का भी एक रिवीजन वीडियो बना करके डाला हुआ है, एक और वीडियो बनाऊंगा क्वेश्चंस के ऊपर भी, तो आप लोग उसका लिंक मैं इसके साथ में शेयर कर दूंगा। तो वो क्वेश्चंस भी आप लोगों को जरूर करने चाहिए, जिससे आप लोगों का तैयारी जो है वो और भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा एनआईओ को लेकर के। ये आप लोग ध्यान में रखने वाले हैं, ठीक है बच्चे लोगों, बराबर। तो ओके, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।